बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ग्लोमेरुलर सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया था। हमने ये कहा था कि जो ग्लोमेरुलर सिंड्रोम है 5 कैटेगरी में आती है: नेफ्राइटिक, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक रीनल फेलियर एंड आइसोलेटेड यूरिनरी एब्नॉर्मेलिटीज। ओके, और इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक हिमाचूरिया भी था। फिर हमने ये देखा था कि ग्लोमेरुलर इंजरी का क्या इम्यूनोपैथोजेनेसिस हो सकता है। तो उसकी इम्यूनोपैथोजेनेसिस को दो में डिवाइड करते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड और दूसरा होगा हमारा टी सेल मीडिएटेड। ओके, या सेल मीडिएटेड। ठीक हो गया। जो हमारा एंटीबॉडी मीडिएटेड था उसमें हम ये बात करते थे कि या तो इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन हो सकती है या फिर डायरेक्टली एंटीजेंस को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर जो इम्यून कॉम्प्लेक्स था उसको भी मज़ीद दो में डिवाइड किया था कि इम्यून कॉम्प्लेक्स किडनी के अंदर बना था या वो ब्लड के अंदर बना था, सर्कुलेटिंग था या इन सिटू था। ठीक हो गया। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम निकाल लेते हैं वापस। ओके, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो यहाँ पर पहले पूरी समरी लिखी हुई है ऑफ द मेजर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएगी जब आप कंप्लीट नहीं पढ़ लोगे। लेकिन फिर भी सुपरफिशियल ओवरव्यू टेबल का आप ले लो कि यहाँ पर ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी लिखी हुई है। एक है पोस्ट इन्फेक्शियस, दूसरा गुड पास्चर सिंड्रोम, तीसरा क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मिनिमल चेंज डिजीज। आगे इसके अलावा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है। फिर ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस टाइप 1, टाइप 2, आईजीए नेफ्रोपैथी। हम वन बाय वन टेबल का रेफरेंस लेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है: हाइपरटेंशन, हिमाचूरिया, एजोटीमिया, ओलिगोयूरिया। तो उसको रट्टा मारना है। तो इसके अंदर पहला जो डिजीज आ रहा है उसका नाम है एक्यूट प्रोलिफरेटिव। ओके, एक्यूट प्रोलिफरेटिव हम इसको कह सकते हैं, या पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल या पोस्ट इन्फेक्शियस। ओके, वाइट इज कॉल्ड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शियस भी कहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स की इन सिटू फॉर्मेशन होती है। ओके, हमने कहा था कि इम्यून कॉम्प्लेक्स को दो में डिवाइड करते हैं, इन सिटू और सर्कुलेटिंग। तो जो पहला इन सिटू आ रहा है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है, पोस्ट इन्फेक्शियस है या फिर एक्यूट प्रोलिफरेटिव है। ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखो तो यहाँ पर इन सिटू में इन्होंने लिखा हुआ होगा ये एक्सोजीनस। ओके, तो जो एक्सोजीनस होता है उसमें इन्फेक्शियस एजेंट आ जाते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल या पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक हो गया। तो पहले हम आगे की तरफ चलते हैं। तो जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, पहली बात आपने नोट करनी है कि इन सिटू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर आपको ग्रैनुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। अब कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का होगा? स्ट्रेप्टोकोकस के एंटीजन का और एंटीबॉडीज का। ठीक हो गया। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीजन है उसको रट्टा मार लो, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन बी। स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन बी ये और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। इन सिटू कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, सर्कुलेशन के अंदर नहीं बनते। मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी को हमेशा 3 में डिवाइड करते हैं: लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो जो आपका ये वाला है ये LM है, ये वाला IF है और ये वाला EM है। IF का मतलब इम्यूनोफ्लोरेसेंस, EM का मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और IF का मतलब LM का मतलब लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, तो जो आपका पहला है लाइट माइक्रोस्कोप, तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब बहुत सारे, ओवरऑल इसने इन्वॉल्व किया हुआ है ग्लोमेरुलस को। ओके, एक होता है फोकल, एक होता है डिफ्यूज। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस तैयार करना है। ओके, तो नंबर 1 डिफ्यूज को याद रखना है। वाइट इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल हाइपर सेलुलैरिटी होती है। अब हाइपर सेलुलैरिटी के अंदर 5 चीज़ें का नंबर बढ़ेगा, 5 सेल का नंबर बढ़ेगा। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 2 मोनोसाइट, नंबर 3 एंडोथीलियल, एपिथीलियल और मेसेंजियल। इन 5 सेल्स का या कंपोनेंट्स का नंबर बढ़ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप है। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, ग्लोबल हाइपर सेलुलैरिटी देखने को मिलती है। नंबर 2 है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर आपको
ग्रैनुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। अब ग्रैनुलर पैटर्न का मतलब है एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना है। अब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बना है, तो ये भी नोट करना है। तो वो मेसेंजियल होता है, ठीक है, मेसेंजियल कॉम्प्लेक्स बना है। और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, नंबर 1 IgG, क्योंकि IgG और IgM यही कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर सकती है, तो इनको रट्टा मार लो IgG, IgM और C3। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सब एपिथेलियल, ओके, हम्प लाइक डेपोजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एपिथेलियल हम्प लाइक डेपोजिट, इसको आपने रट्टा मार लेना है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर, ओके। अब इस मॉर्फोलॉजी को हम इस टेबल से भी याद कर सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो कि जो पोस्ट इन्फेक्शस है ये नेफ्राइटिक के अंदर आ रहा है, पैथोजेनेसिस के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है, ओके, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको डिफ्यूज एंडो कैपिलरी प्रोलिफरेशन, ओके, कैपिलरी के अंदर सेल्स की प्रोलिफरेशन देखने को मिलती है। मेनली WBCs की न्यूट्रोफिल मोनोसाइट हो गया, फिर एंडोथीलियल एपिथेलियल मेसेंजियल की प्रोलिफरेशन देखने को मिलती है, ओके। इसके बाद आप आ जाओ फ्लोरेसेंस के अंदर, तो फ्लोरेसेंस के अंदर आपको ग्रैनुलर पैटर्न देखने को मिलता है IgG और C3 GBM के अंदर और मेसेंजियम के अंदर आपको देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है इसको नोट कर लेना, GBM के अंदर और मेसेंजियम के अंदर, और आपको IgA भी कभी कभार देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो सब एपिथेलियल हम्प देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अर्ली डिजीजेस के अंदर आपको सब एंडोथेलियल डेपोजिट भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, तो सबसे पहले कोई ना कोई हिस्ट्री मिलेगी आपको, कोई फ्रेंजियल या क्यूटेनियस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की, फिर उसके 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद क्लिनिकल कंडीशंस देखने को मिलती है। और वो कौन सी स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस की, तो वो 1, 4, 12 होती है, ठीक हो गया, इनको आपने याद रखना है। अब जो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ये नेफ्रिटोजेनिक होते हैं, ओके, लाइक वो एक केटाइनिक प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ केटाइनिक प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं। अब इनके खिलाफ जो एंटीबॉडी होगी वो उसका टाइटर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जो C3 का लेवल कम देखने को मिलेगा क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ हो गया कॉम्प्लीमेंट्स बनाने के अंदर, ठीक हो गया। तो कुछ आपको केटाइनिक प्रोटीन्स देखने को मिलती है, एंटीबॉडीज़ का लेवल ज़्यादा होगा, कॉम्प्लीमेंट का लेवल रिलेटिवली कम देखने को मिलेगा, ओके, ठीक हो गया। तो इसको आपने नोट कर लेना है। अब इसका प्रोग्रेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये जो डिजीज़ होती है ये प्रोग्रेस कर जाती है क्रॉनिक रीनल फेलियर, तो 95% जो बच्चे होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं, और जो 1% होते हैं वही प्रोग्रेस करते हैं। दैट मीन्स का प्रोग्रेशन रिलेटिवली कम है, लेकिन अडल्ट के अंदर 40% होती है उनका प्रोग्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा पोस्ट इन्फेक्शियस वाला। अब है रैपिडली प्रोग्रेसिव। रैपिडली प्रोग्रेसिव को आप क्रीसेंटिक भी कहते हैं, इसका निमोनिक होता है PCR, ओके। तो जो PCR है वो इंडिकेट करता है किस चीज़ को, P4 प्रोग्रेसिव, C4 क्रीसेंटिक और R4 रैपिडली, ठीक हो गया। तो उसको याद रख लेना आप, ये क्रीसेंटिक भी कहते हैं उसको। अब हम इसके नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो जो रैपिडली प्रोग्रेसिव या क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है इसके अंदर रैपिड होता है, नाम पे फोकस करते हैं, रैपिड होगा, हर चीज़ तेज़ी से होगी। प्रोग्रेसिव होता है लेकिन किडनी का फंक्शन फौरन ही कम हो जाएगा। अब रैपिडली प्रोग्रेसिव को मजीद 3 में डिवाइड करते गए, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल फाइंडिंग, इनकी इम्यूनोलॉजिकल फाइंडिंग क्या होती है, लेकिन हर एक के अंदर ग्लोमेरुलस की इंजरी होती है। अब वो कौन से 3 डिवीजन है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप 1 होता है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसको बोलते हैं एंटी GBM एंटीबॉडी, ओके। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, लेकिन यहाँ पर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। जब भी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर आपको लीनियर पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन टाइप 2 के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रही है। तो उसको किस तरह से याद रखोगे, 2 के बाद 3 आता है, और जो 3 है वो यानी थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी को फॉलो कर रहा है, और जो तीसरा लेटर है वो C आता है, डैट मीन्स कि ये इम्यून कॉम्प्लेक्स है, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरी जो टाइप है, ओके, उसको बोलते हैं पॉसी इम्यूनाई। पॉसी इम्यून का मतलब है कि यहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स का या एंटीबॉडीज़ का कोई रोल इतना नहीं है। तो जो टाइप 1 है उसको मजीद क्या क्या उसमें पढ़ती है, एक है रीनल लिमिटेड और दूसरा गुड पास्चर सिंड्रोम। तो जो गुड पास्चर सिंड्रोम है इसमें लीनियर पैटर्न देखने को मिलेगा, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद टाइप 2 है, टाइप 2 में पोस्ट इन्फेक्शियस आ जाएगा, यानी जो हमने अभी पढ़ा था पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसी में आता है, ओके। SLE आता है इसमें, ओके,
SLE आता है, हिनोच शेनलिन पुरपुरा आता है जिसमें IgA नेफ्रोपैथी वगैरह देखने को मिलती है। ओके, ठीक हो गया। तो इसको आप याद रख लो, पोस्ट इन्फेक्शियस SLE। ओके, इसको किस तरह से आपने याद रखना है, इसको आपने याद रखना है हीट शॉक प्रोटीन से। एक आपने पढ़ा होगा हीट शॉक प्रोटीन कोई चैप्टर्स वाले टॉपिक के अंदर, तो उसको आप इससे रट्टा मार सकते हो। इसके बाद है अदर्स कैटेगरी। अदर्स में टाइप 3 आ जाती है। टाइप 3 के अंदर कुछ अनका एसोसिएटेड है और कुछ पी अनका, यानी कुछ सी अनका होता है, कुछ पी अनका होता है। ओके, तो इसमें आपने क्या क्या याद रखना है, वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस। ओके, ठीक हो गया, वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। ओके, जिसको आप माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस भी कहते हैं। ओके, और इसके अलावा माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस वगैरह ये आपने पढ़ना है। अब हम इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन एंड द पैथोजेनेसिस। तो जो टाइप 1 होती है वो 20% होता है टोटल GBM का। ओके, ठीक हो गया, 20% होता है। और ये एंटी GBM एंटीबॉडी डिजीज़ है जहाँ पर लीनियर फ्लोरेसेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि जो एंटी GBM एंटीबॉडी है वो पल्मोनरी एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ क्रॉस रिएक्शन कर जाती है। डेट इज़ वाई कि इसके अंदर आपको किडनी के अलावा पल्मोनरी सिस्टम के अंदर हैमरेज देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड गुड पास्चर सिंड्रोम। अब एंटीबॉडी बनने की क्या वजह है, तो कहते हैं कि कुछ सर्टेन HLA हैप्लोटाइप्स होता है जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, कुछ वायरसेस या कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं वो भी एंटीबॉडीज बना सकते होते हैं। दूसरा है टाइप 2। टाइप 2 25% होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है। ओके, एंटी GBM नहीं है, इम्यून कॉम्प्लेक्स है। तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लाइक पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस करे तो आपको ग्रैनुलर स्टेनिंग देखने को मिलती है, क्रिसेंट्स फॉर्मेशन भी होती है, इसको भी आपने याद रख लेना है। ग्लोमेरुलर सेलुलर प्रोलिफरेशन होती है पेराइटल सेल्स की। टाइप 3 के अंदर पॉसी इम्यूनाई होता है। अब पॉसी इम्यूनाई के अंदर कोई एंटी GBM एंटीबॉडी नहीं होती या कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बल्कि पेशेंट्स के अंदर अनका का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। जो अनका होता है वो सिस्टेमिक वास्कुलाइटिस में देखने को मिलता है, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ओके, ये सी अनका होता है, पी अनका होता है, इनको आपने वास्कुलाइटिस के अंदर पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर क्रीसेंट्स फॉर्मेशन होती है। अब जो क्रीसेंट्स होते हैं वो दो चीज़ों से बनते हैं। नंबर 1 पेराइटल सेल्स की प्रोलिफरेशन। ओके, नंबर 2 इन्फ्लेमेटरी सेल का माइग्रेट कर जाना, किसके अंदर, वुमेन स्पेस के अंदर। अब वुमेन स्पेस के अंदर वही न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स वगैरह माइग्रेट कर जाती है, तो क्रीसेंट्स बनते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर। जो क्रीसेंट्स होते हैं फिर इनकी फाइब्रोसिस होती है। अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस का डिफरेंट डिजीज़ के अंदर डिफरेंट आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लाइक एंटी GBM के अंदर आपको लीनियर पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इम्यून कॉम्प्लेक्स वाले के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ग्रैनुलर। और पॉसी इम्यूनाई के अंदर कोई स्टेनिंग नहीं देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो आपको रप्चर देखने को मिल सकता है GBM के अंदर। जिस तरह पल्मोनरी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर रप्चर था, पल्मोनरी हैमरेज था, तो यहाँ पे भी आपको रप्चर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सब एपिथेलियल डेपोजिट आपको देखने को मिल सकती है। याद करना कि सब एपिथेलियल हम पीछे वाले डिजीज में आया था। ओके, जो सब एपिथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डेपोजिट वो सिर्फ टाइप 2 के अंदर ही आएगा। अब आते हैं क्लिनिकल कोर्स की तरफ। क्लिनिकल कोर्स आपने हर एक का पढ़ना है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, क्या फीचर्स होते हैं। तो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस चूंकि नेफ्राइटिक सिंड्रोम है तो हीमाचूरिया आपको देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया होता है, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन एडिमा देखने को मिलता है। ये सब के अंदर होगा, ये हर एक कैटेगरी के अंदर है। लेकिन गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर हिमोप्टिसिस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक हो गया। डायग्नोसिस करने के लिए आप एंटी GBM एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर अनका वगैरह देखोगे। ओके, और इनमें क्रॉनिक रीनल फेलियर होने के चांसेस रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनका प्रोग्रेशन है और ये स्टीरॉयड वगैरह से ठीक हो सकते हैं, फंक्शनल रिकवरी हो सकती है विथ प्लाज्माफेरेसिस। ओके, ठीक हो गया। अब हम इसका टेबल से चीज़ें देख लेते हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस को कंपेयर भी करते हैं। तो जो हमारा रैपिडली प्रोग्रेसिव है उसमें इन्होंने दिया हुआ एग्जांपल गुड पास्चर सिंड्रोम रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर। तो एंटी GBM एंटीबॉडी होती है कोलेजन के टाइप 4 के अल्फा 3 के नॉन कोलेजिनस डोमेन, कोलेजन टाइप 4A3, इसको रट्टा मार लो। ओके, अच्छा, पोस्ट इन्फेक्शियस के अंदर एंडो कैपिलरी प्रोलिफरेशन होती है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन देखने को मिल रही है। ओके, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ पे क्रीसेंट्स और नेक्रोसिस देखने को मिलती है। वहाँ पर ग्रैनुलर पैटर्न था, यहाँ पे लीनियर पैटर्न है और क्रीसेंट्स के अंदर फिब्रिन वगैरह होता है। ठीक हो गया।
अब गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई डेपोजिट नहीं होता, लेकिन सब एपिथेलियल डेपोजिट था टाइप 2 के अंदर। ओके, जीबीएम की डिसरप्शन होती है, रप्चर देखने को मिलता है जिसकी वजह से हीमोचूरिया होता है और फिब्रिन भी देखने को मिल सकता होता है। तो हमने 2 डिजीज़ कवर कर लिया है। इसके बाद हम थर्ड डिजीज़ की तरफ जाते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव के बाद। ओके, क्लिनिकल कोर्स भी हो गया। अच्छा, नेफ्राइटिक को यहाँ पे इन्होंने फिनिश कर दिया है। अब बारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। ओके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होता क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर ग्लोमेरुलस की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है फॉर प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोटीन यूरिया होता है 3.5 से ज़्यादा होता है। ओके, ठीक हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द लीजेंस जो प्रोटीन यूरिया होता है उसको मज़ीद 2 में डिवाइड करते हैं, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव के अंदर एल्ब्यूमिन इन्वॉल्व होती है। ओके, ठीक हो गया। सिलेक्टिव के अंदर एल्ब्यूमिन इन्वॉल्व होती है, ओनली एल्ब्यूमिन, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट होती है। लेकिन अगर सीवियर इंजरी है तो आपको नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा जिसमें एल्ब्यूमिन के अलावा दूसरी प्रोटीन भी होती है। ओके, तो जो प्रोटीन यूरिया हो सकता है वो सिलेक्टिव भी हो सकता है या फिर नॉन सिलेक्टिव भी हो सकता है। सिलेक्टिव हमेशा माइल्ड इंजरी के अंदर होगा, जबकि सीवियर इंजरी के अंदर आपको नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। नॉन सिलेक्टिव का मतलब है कि दूसरी प्रोटीन्स भी आना शुरू हो जाती है, हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। अब जो हैवी प्रोटीन यूरिया होता है उसकी वजह से एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा। जब एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा तो फिर कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, जब कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो सिस्टेमिक एडीमा देखने को मिलता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनासार्का। ओके, इसके अलावा सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड्यूरिया, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि गामा ग्लोबुलिन्स कम है। थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती है बिकॉज एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है एंटीथ्रोम्बिन 3। ओके, जिसने कोआगुलेशन वगैरह को इनहिबिट करना होता है, तो वो भी कम आपको देखने को मिलती है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। अब जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के डिजीज़ है उसको टेबल 20.6 में दिखाया हुआ है। ओके, तो कुछ प्राइमरी हो सकते हैं, कुछ सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी के अंदर मेम्ब्रेनस मिनिमल चेंज डिजीज़, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस। ओके, इसके अलावा मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डेंस डेपोजिट डिजीज़। ओके, इसके अलावा फोकल, प्योर मेसेंजियल, आईजी नेफ्रोपैथी। जबकि सिस्टेमिक डिजीज़ के अंदर कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं? ओके, तो उसको याद किस तरह से करना है? इसका मिमोनिक है मेड्स। ओके, बहुत सारी नौकरानियाँ, इसलिए आप याद रख सकते हो। एम फॉर मैलिग्नेंट डिजीज जिसमें कार्सिनोमा लिम्फोमा आ सकता है। एम फॉर मिसलेनियस जिसमें बी स्टिंग एलर्जी, हेरिडेटरी नेफ्राइटिस आ सकता है। ए फॉर अमाइलॉइडोसिस। आई फॉर इन्फेक्शन जिसमें मलेरिया, साइफिलस, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस वायरसेस और HIV को तो कभी नहीं भूलना, बाकी को बेशक भूल जाओ। डी फॉर ड्रग्स जिसमें एनसेड आ जाएगी, पेनिसिलामीन, हीरोइन है। एस फॉर SLE। डी फॉर डायबिटीज मेलाइटिस, इससे आप याद रख सकते हो। ओके, ठीक हो गया। जबकि प्राइमरी के अंदर मिनिमल चेन डिजीज, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस डिजीज, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखी हुई है कि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव के अंदर बहुत सारी यानी जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव होती है वो दोनों के अंदर आती है, नेफ्रोटिक के अंदर भी आती है, नेफ्राइटिक के अंदर भी आती है। ठीक हो गया। ओके, अब वो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते गए। पहला है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस यहाँ पे लिखा है MGN लिखा हुआ है। ठीक है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लिखा हुआ है, लेकिन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कही गई या मेम्ब्रेनस नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होती है इसको आप अडल्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। यानी जो अडल्ट के अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, तो वो आएगा मेम्ब्रेनस। बच्चों के अंदर मिनिमल चेंज डिजीज आता है। ओके, तो ये कैंसर वाले के अंदर, SLE के अंदर, ड्रग एक्सपोजर के अंदर सिस्टेमिक डिजीज यानी जो प्राइमरी डिजीज है वो उनके साथ नहीं होता, बल्कि सिस्टेमिक डिजीज के साथ ये प्रेजेंटेड होता है। तो पेशेंट्स के अंदर कोई ना कोई हिस्ट्री होगी कोई सिस्टेमिक डिजीज की। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं हम पैथोजेनेसिस की तरफ। तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी इज अ इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिजीज। ओके, यहाँ पे भी इम्यून कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। अब जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं वो एक्सोजीनस एंटीजन या एंडोजीनस एंटीजन। एंडोजीनस एंटीजन के अंदर जैसे DNA के एंटीजन होते हैं SLE के अंदर, या एक्सोजीनस के अंदर इन्फेक्शन आ सकता है या हेपेटिन्स के अगेंस्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स है। अब 2 कॉमन एंडोजीनस एंटीजन के बारे में बात करेंगे तो वो कौन कौन से 2 कॉमन एंडोजीनस एंटीजन है? नंबर 1 न्यूट्रल एंडोपेप्टिडेज। ये वो मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसको प्लेसेंटा रिकॉग्नाइज करता है। ओके, और ये किस के अंदर आती है? ये आती है न्यूनेटल मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी। तो उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी। ठीक हो गया। दूसरा है PLA2R। अब ये वाला ही मैन नेफ्राइटिस के अंदर लीजन्स करवाता है। जिस तरह ही मैन के अंदर
था मैगेलिन वाला, तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। मेन जो चीज़ है वो मॉर्फोलॉजी आती है हर एक के अंदर। ओके, तो मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जो मॉर्फोलॉजी होती है पहले लाइट माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, तो पूरी की पूरी थिकनिंग होती है कैपिलरी वाल की, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस। जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होती है उनके अंदर प्रोटीन रीअब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, प्रोटीन रीअब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3, इंटरस्टिशियल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ों का आपने याद रखना है, इंटरस्टिशियल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। फाइनली आपको ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस भी देखने को मिल सकती है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर आपको डिफ्यूज पैटर्न देखने को मिलेगा, ग्रैनुलर पैटर्न IG इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो सब एपिथेलियल GBM डेपोजिट है, सब एपिथेलियल GBM डेपोजिट होते हैं। ओके, और ये इंट्रा मेम्ब्रेनस लोकेशन को एक्वायर कर लेते हैं, तो ये आपने नोट कर लेना है। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो वही नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले फीचर्स आते हैं। हाइपरटेंशन, हीमाचूरिया नहीं होता या कुछ केसेस के अंदर आपको देखने को मिल सकता होता है। प्रोग्रेशन रिलेटिवली कम होती है, स्टीरॉयड से कभी कभार ठीक हो सकता है। तो अब इसको टेबल वगैरह से कवर कर लेते हैं। टेबल कहाँ पे था, शुरू में टेबल था। ओके, तो ये वाला टेबल। तो अब देख लेते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इन सिटू इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो सकती है या फिर ये सर्कुलेशन के अंदर भी बन सकती है। 2 एंटीजन थे, एंडोपेप्टिडेज और PLA2R। ओके, ठीक हो गया। और इसमें डिफ्यूज कैपिलरी वाल थिकनिंग देखने को मिलती है, ग्रैनुलर पैटर्न होगा और सब एपिथेलियल डेपोजिट आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताता जाओ इस टेबल में से, एक होता है सब एपिथेलियल डेपोजिट और दूसरा होता है सब एंडोथेलियल डेपोजिट। ओके, तो जो सब एपिथेलियल डेपोजिट होते हैं ये आपको इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी में देखने को मिलते हैं, जबकि लॉस ऑफ फूड प्रोसेस आपको मिनिमल टेन डिजीज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है, जबकि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर यानी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव के अंदर आपको सब एंडोथेलियल डेपोजिट देखने को मिलते हैं। बस इसको रट्टा मार लेना। जबकि मेसेंजियल और पैरामेसेंजियल डेपोजिट आपको IgA में देखने को मिलती है। बस ये आप देख लेना, आपको मैंने इजी करके बता दिया है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं मिनिमल चेंज डिजीज़। तो जो मिनिमल चेंज डिजीज़ है ये लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का। ओके, जो मिनिमल चेंज डिजीज़ है ये बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम कराता है, बड़ों के अंदर आपने पढ़ लिया था मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी वाला। ठीक है, ओके, 2 से लेकर 6 साल की उम्र तक इन्वॉल्व करता होता है। पहले कोई ना कोई रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन ये किसी एटॉपिक डिसऑर्डर के साथ या एलर्जी डिसऑर्डर या होजकिन लिम्फोमा के साथ भी एसोसिएटेड होता है, यानी सिस्टेमिक डिजीज़ है, प्राइमरी इतने कम होती है। अब इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो कहती है कि यहाँ पर इम्यून डिसफंक्शन होता है। नंबर 1 चीज़, इम्यून सेल सिस्टम खराब हो जाएगा। नंबर 2, एक साइटोकाइन की प्रोडक्शन होती है जो कि विसरल एपिथेलियल सेल को अफेक्ट करता है। नंबर 1 इम्यून डिसफंक्शन, नंबर 2 सर्कुलेटिंग साइटोकाइंस की प्रोडक्शन जो कि विसरल एपिथेलियल सेल्स को नुकसान पहुंचा देगा, पोडोसाइट के फूड प्रोसेस को उड़ा देगा, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी बैरियर खराब हो जाता है और लीकीनेस बढ़ जाती है। ओके, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ग्लोमेरुलस नॉर्मल होते हैं, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड मिनिमल चेन डिजीज। इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर आपको कोई इम्यून डेपोजिट नहीं देखने को मिलता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर फूड प्रोसेस की फेसमेंट देखने को मिलती है, यानी जो फूड प्रोसेस है वो फ्यूज कर जाती है आपस में एक दूसरे के साथ। ओके, ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप नोट कर लेना इसको। अब क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोर्टिकोस्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड कर देते हैं, प्रोग्रेशन रिलेटिवली कम होता है। लास्ट है फोकल सेगमेंटल। ओके, इसको भी कर लेते हैं क्योंकि ये से रिलेटेड है। अब ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी इडियोपैथिक होती है, सेकेंडरी किसी सिस्टमिक डिजीज की वजह से, लाइक HIV की वजह से, सिकल सेल डिजीज की वजह से हो सकती है, या ये ग्लोमेरुलर नेक्रोसिस की वजह से हो सकती है, लाइक IgA नेफ्रोपैथी हुआ या मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हुआ तो ग्लोमेरुलस के पहले से नेक्रोसिस है तब ये स्क्लेरोसिस हो सकता है। या ये अडाप्टिव मैकेनिज्म की वजह से, नाम से लग रहा है कि यहाँ पे फाइब्रोसिस होनी है, तो फाइब्रोसिस प्राइमरी भी हो सकती है, किसी सेकेंडरी डिजीज की वजह से हो सकती है, टिश्यू मर गया उसकी वजह से फाइब्रोसिस होगी, या कोई अडाप्टेशन की वजह से होगी लाइक रिफ्लक्स या एनाल्जेसिक अब्यूज़, या फिर म्यूटेशंस की वजह से हुई है, लाइक पोडोसाइट की प्रोटीन है, लाइक पोडोसिन आ गया। पोडोसिन को आपने नहीं भूलना, पोडोसिन, अल्फैक्टिनिन और स्लिट डायाफ्राम प्रोटीन, पोडोसिन और नेफ्रिन का आपने याद रखना है। अब इडियोपैथी के बारे में बात करते हैं। इडियोपैथिक बच्चों में ज़्यादातर होती है, बड़ों में भी कभी कभार हो सकती है, लेकिन बड़ों में ज़्यादा होती है। ओके, तो इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है? प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन यूरिया। अच्छा, इसमें उसमें क्या फ़र्क होगा?
मिनिमल चेन डिजीज के अंदर प्रोटीनूरिया सिलेक्टिव था, लेकिन इसमें नॉन सिलेक्टिव होगा। मिनिमल चेन डिजीज के अंदर हिमाचूरिया, जीएफआर और हाइपरटेंशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको हिमाचूरिया, जीएफआर और हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। मिनिमल चेंज डिजीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ठीक हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता और ये ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है एज कम्पेयर टू मिनिमल चेंज डिजीज। अब होता क्या है, इसमें विसरल एपिथेलियल डैमेज होता है, वही इफेसमेंट होती है ओके फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट की। ओके कभी कभार कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, उनमें म्यूटेशन हो जाती है जो कि परमिएबिलिटी को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल स्लेट डायफ्राम में नेफ्रिन और पोडोसिन होती है, अल्फैक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है। ओके इनका आपने याद रख लेना है। एक TRP6 भी है, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल कैल्शियम चैनल। ओके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ का मतलब फोकल, उसकी सेक्लोरेसिस देखने को मिलती है। ओके ठीक हो गया। और एक स्पेसिफिक ग्लोमेरुलस के भी एक पोर्शन को इन्वॉल्व करेगी। सारे ग्लोमेरुलस की सेक्लोरेसिस नहीं होगी, कुछ की होगी, और जिनकी होगी उनकी भी किसी स्पेसिफिक पोर्शन को इन्वॉल्व किया हुआ होगा। डेट इज वाई दिस इज कॉल्ड फोकल एंड सेगमेंटल। ओके इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर आपको IgM और C3 देखने को मिलेगा सेक्लोरेटिक एरियाज के अंदर और मेसेंजियम के अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वही फूड प्रोसेस की इफेसमेंट वगैरह। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीनूरिया नॉन सिलेक्टिव होता है, यानी एंटीबॉडीज वगैरह भी निकल रही है, एंटीथ्रोमिन 3 भी निकल रहा है। तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर सेक्लोरेसिस के अंदर हीमाचूरिया, जीएफआर का कम होना जिसको एजोटीमिया कहते हैं, हाइपरटेंशन यानी नेफ्राइटिक वाली चीज़ें आना शुरू हो गई है। ओके स्टीरॉयड को सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता होता। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक कंडीशन है जिसका नाम है HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी। अब ये भी असल में फोकल ग्लोमेरुलर सेक्लोरेसिस की एक टाइप होती है। ओके तो जो HIV एसोसिएटेड होती है, नाम से लग रहा है कि HIV में होती है। ओके और यहाँ पर जो चीज़ होती है वो होती है कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथी या ग्लोमेरुलोपैथी, जो कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर सेक्लोरेसिस का ही वेरिएंट होता है। इसमें पूरे के पूरे ग्लोमेरुलस का कोलैप्स हो जाएगा और जो ट्यूब्यूल्स हैं उनकी डायलेशन होना शुरू हो जाती है। नंबर 3 इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस भी देखने को मिल सकती है। ओके ठीक हो गया। और जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करते हैं तो विसरल एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन और हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, और इसके अलावा आपको ट्यूबुलो रेटिकुलर इंक्लूजन बॉडीज भी देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली ड्यू टू इंटरफेरॉन अल्फा इंड्यूस्ड चेंजेस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस एक दो चीज़ें रट्टा मारनी है कि HIV की वजह से कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथी होगा। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ग्लोमेरुलस की कोलैप्स देखने को मिलता है, ट्यूब्यूल्स की इनलार्जमेंट देखने को मिलती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ट्यूबुलो रेटिकुलर इंक्लूजन्स देखने को मिलती है जो कि एपिथेलियल इन नेचर होती है, और विसरल एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन एंड हाइपरट्रॉफी भी होती है। तो ये था आज की इस वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो या पुराने हो तो सब्सक्राइब कर देना।